नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे महाराष्ट्र की, शरद पवार के कुनबे की। शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार के बीच क्या चल रहा है उसकी, और जो ये खींचातानी, तनातनी, आरोप प्रत्यारोप इस समय हमें और आपको देखने सुनने को मिल रहे हैं, जिसमें संजय राउत भी कहीं ना कहीं कूद पड़े हैं। क्यों कूद पड़े हैं ये तो वही जाने, पर इसका प्रतिफल क्या होने वाला है, भविष्य की राजनीति किस तरह की रहने वाली है, खासतौर से एनसीपी की। तो मेरे साथ नागपुर से जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अश्विन अघोर। अश्विन जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। एनसीपी में चल क्या रहा है, थोड़ा सा ये तो बात बताइए कि जो मौजूदा घटनाक्रम है ये कितना पुरानी घटनाओं के बाद पैदा हुआ है, या ऐसे कौन से नए घटनाक्रम हो गए हैं कि चाचा भतीजे के बीच में ये तल्खियां यहां तक पहुंच गई हैं कि शरद पवार का ये बयान आता है। आमतौर पर शरद पवार इस तरह के बयान देने के आदी नहीं है, बहुत सूझबूझ वाले माने जाते हैं कि अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, पार्टी को ना तोड़ें। देखिए, ये जो पूरा घटनाक्रम और पूरी राजनीति इस वक्त महाराष्ट्र में चल रही है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे मतलब 2004-2005 तक भी जाना पड़े। शुरू से बात ये रही है कि अजित पवार जो है, शरद पवार के भतीजे, उनकी एक पॉलिटिकल एम्बिशन रही है कि उन्हें महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बनना है। 2004 में परिस्थिति ऐसी बन भी गई थी, एनसीपी के एमएलए कांग्रेस से ज्यादा भी थे। उस वक्त अगर शरद पवार चाहते तो अजित पवार चीफ मिनिस्टर बन सकते थे, लेकिन शरद पवार ने उस वक्त चीफ मिनिस्टर की पोस्ट कांग्रेस को दे दी। ज्यादा विधायक होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी तरफ वो पोस्ट लिया नहीं, और अजित पवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे संतुष्ट होना पड़ा। शुरू से उनके साथ यही हो रहा है, और इस बात से अजित पवार नाराज है, और जाहिर सी बात है कोई भी नाराज होगा इस वजह से। और इसके बाद से पवार फैमिली में, पवार परिवार में थोड़ा एक डिस्प्यूट शुरू हो गया। पवार फैमिली जो बाहर से देखने में तो एक जॉइंट फैमिली लगती है, देखने में ऐसा लगता है कि ये सारे पवार लोग जो है वो इकट्ठे हैं, उनमें कोई तकलीफ प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन अंदर बहुत बड़ी टसल लेक चल रही है। पवार परिवार जो है वो दो गुटों में बट गया है। एक गुट में शरद पवार, सुप्रिया सुळे, रोहित पवार ये लोग हैं, और दूसरे गुट में अजित पवार, पार्थ पवार और अजित पवार के दूसरे जो चचेरे भाई है वो, जो सकाळ मीडिया ग्रुप मैनेज करते हैं। तो उसमें ये इन लोगों का ये कहना है कि ये हम चाहते हुए भी हम कर सकते हैं, अजित पवार को चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं, लेकिन फिर भी उसको बना क्यों नहीं रहे हैं। तो इस बात को लेके उस परिवार में एक रिफ्ट पैदा हो गया है। अब इसकी वजह यह है कि शरद पवार चाहते हैं कि उनकी बेटी सुप्रिया सुळे उनके बाद पार्टी की कमान संभाले, पार्टी की बागडोर संभाले, और उनको वो चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। इसमें दो बातें होंगी, एक तो ये कि शरद पवार अपनी बेटी के लिए कुछ करेंगे, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये होगी कि अगर सुप्रिया सुळे चीफ मिनिस्टर बनती है तो वो महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी। लेकिन ये शरद पवार की प्लानिंग थी, उसमें उनको सफलता नहीं मिली, आज तक नहीं मिली, और भविष्य में मिलेगी ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब शरद पवार की और एनसीपी की जो राजनीति में पोजीशन है, जो ताकत है, वो धीरे धीरे कम होने लगी है। आज के बाद अभी जितने जितने इनके विधायक है, 55, 53, 55 के रेंज में जो इनके विधायक है, वो नंबर भी आगे चल के कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में अजित पवार का फिर से उछाल मारना ये लाजमी है, ये स्वाभाविक है। उनको ये दिख रहा है कि अभी शरद पवार पार्टी में उतना कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अपने कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हैं जितना कि पहले रखते थे। तो अब
उनके बाद इस पार्टी का असली उत्तराधिकारी या जिसे कहते हैं हम लोग नेचुरल सक्सेसर अजित पवार ही है। तो उन्होंने अभी अभी से अपनी पोजीशन मजबूत करना शुरू कर दिया है और पार्टी धीरे धीरे कब्जे में करने की प्रोसेस उन्होंने शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में ये पूरी तरह से पार्टी अपने कब्जे में लेकर के शरद पवार को साइड कर दे, इस तरफ ये पूरी जो घटनाक्रम है वो बढ़ रहा है। ये अजीत पवार का जो बयान हाल में आया है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं एनसीपी में ही हूं, मैं एनसीपी को ही मजबूत करने की दिशा में प्रयासरत हूं, ये क्या वैसे ही बयान नहीं है जैसे एकनाथ शिंदे दिया करते थे जब उनके नेतृत्व में 55-56 विधायकों में से 40 अलग हो गए थे और वो कह रहे थे कि नहीं नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी में ना विलय कर रहे हैं, ना हम अलग कहीं जा रहे हैं, हम ही असली शिवसेना हैं। तो क्या शिंदे की राह पर जाने वाले हैं अजीत पवार? जी बिल्कुल, फिलहाल जो घटनाएं हो रही है वो तो यही इसी तरफ इशारा करती है कि जिस तरह एकनाथ शिंदे ने 2/3 पार्टी अपने तरफ कर ली और शुरू से एकनाथ शिंदे ये मेंटेन कर रहे हैं कि मैंने पार्टी नहीं छोड़ी है, हमने शिवसेना नहीं छोड़ी है, बल्कि हम ही असली शिवसेना है और उद्धव ठाकरे के पास जो है वो नकली मतलब डुप्लीकेट है, असली शिवसेना वो नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ने भी उनकी बात मानी है, उनका जो दावा था इलेक्शन कमीशन ने वो भी माना है, उनको पार्टी का नाम भी दिया है, पार्टी का सिंबल भी दिया है। तो ये जो पूरी घटना हुई है पिछले 9-10 महीनों में, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, उसमें से कहीं ना कहीं अजित पवार ने क्यू लेकर के अपनी चाल चलना शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में मतलब अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो शिवसेना का मतलब उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे का मामला चल रहा था, उसकी सुनवाई पूरी खत्म हो गई है। कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व करके रखा है और जहां तक मैं मानता हूं 15 मई के पहले पहले ये वर्डिक आ जाएगा, क्योंकि उस बेंच में 5 जजेस के बेंच में से एक जज है जो रिटायर हो रहे हैं 15 मई को, तो उसके पहले ये वर्डिक्ट आना तो उनको देना ही पड़ेगा, उसको अभी आगे टाल नहीं सकते। तो अब ये सिचुएशन ऐसी है कि किसी भी वक्त वो वर्डिक्ट आ सकता है और 15 मई तक रुकेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, 2-4 दिन में भी आ सकता है या मतलब वो 15 मई के पहले पहले आ जाएगा। और जिस दिन वो वर्डिक्ट आएगा, मैं ऐसा मानता हूं जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, जो आर्ग्यूमेंट्स दोनों तरफ से हुए, उद्धव ठाकरे की तरफ से और एकनाथ शिंदे जी की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट्स हुए, वो मैंने पूरे सुने, लाइव टेलीकास्ट होता है आजकल सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के कोर्ट की सुनवाई का। तो उसमें जो सुनने के बाद, दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई अपना निर्णय देगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ये करेगी कि ये मामला पूरा विधानसभा अध्यक्ष के पास भेजेंगे वापस, ये उनका अधिकार है, ये विधानसभा का अधिकार है। विधानसभा अध्यक्ष चाहे तो ये 16 विधायकों को डिस्क्वालीफाई करे या जो भी विधानसभा के अध्यक्ष को निर्णय लेना है वो ले। और उसके बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि यू आर अग्रीड बाय द डिसीजन टेकन बाय द स्पीकर, फिर आप हमारे पास आइए। जैसा कि देखिए इलेक्शन कमीशन में जब इन्होंने एकनाथ शिंदे साहब ने जब बोला कि शिवसेना में नाम और धनुष्य बाण जो तीर कमान उसका सिंबल है वो मुझे चाहिए, मेरे गुट को चाहिए, उसके खिलाफ भी उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन वो मामला सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के पास वापस भेज दिया ये बोल के कि ये इलेक्शन कमीशन का ज्यूरिसडिक्शन है, हम लोग इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, विल नॉट एनक्रोच इन द डोमेन ऑफ इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन ने जो अपना निर्णय दिया उसको फिर इन्होंने वापस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, उसकी अभी हियरिंग मेरे ख्याल से 2-3 दिन में होने वाली है। तो उसके बाद मतलब ये सब देखते हुए अजित पवार के दिमाग में शायद ये बात आना स्वाभाविक है कि अगर इसी तरह से कुछ मैंने भी कर दिया तो मेरा भी क्लेम रहेगा, मैं भी 2/3 लोगों को लेके 2/3 विधायक, 2/3 सांसद या 2/3 नेता लोग जो है, कॉर्पोरेटर्स, बाकी जो भी है पार्टी के, वो अगर मेरे साथ आ जाए तो मैं भी पार्टी पे क्लेम कर सकता हूं। तो ये एकनाथ शिंदे जी के एक्सपीरियंस से सीख करके अजित पवार अपनी चाल चल रहे हैं और आने वाले दिनों में अगर वो ये कहे कि मैं ही ओरिजिनल एनसीपी हूं,
मेरे अंकल के पास जो एनसीपी है वो ओरिजिनल नहीं है। तो आप हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प वाकया जो है महाराष्ट्र की राजनीति में घट रहा है कि जो बागी हैं वो पार्टी पर कब्जा कर ले रहे हैं, और जो जिनको ये गलतफहमी है कि ये पार्टी तो मेरे बाप ने बनाई है, या जो शिवसेना की स्थापना है वो तो मेरे बाप की थी, बनाई स्थापना की हुई थी, और ये झंडा डंडा चुनाव चिन्ह सब हमारी जागीर है, हम जैसे चाहेंगे वैसे पार्टी को चलाएंगे, उनकी नहीं चल पाई। अभी एनसीपी बनाने वाले भी शरद पवार और इनके कुछ साथी थे, उन्होंने मिलकर के बनाई थी। और जिस भी कंडीशन में है आज एनसीपी महाराष्ट्र की राजनीति में, भले ही वो कुछ कुछ पॉकेट्स की पार्टी है, पूरे महाराष्ट्र की पार्टी नहीं बन पाई है, तो भी अगर ये घटनाक्रम घटता है, यानी पुनरावृत्ति होती है जो शिंदे ने की थी, ये शरद पवार के लिए कितना बड़ा आघात होगा? देखिए, ये शरद पवार जी के लिए बहुत बड़ा आघात तो होगा ही, और साथ ही सुप्रिया सुळे के पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए भी बहुत खतरे वाली बात है। क्योंकि आज तक उन्हें लोकसभा का टिकट इसीलिए मिलता रहा कि वो शरद पवार की बेटी है, और वो शरद पवार की बेटी है इसीलिए उनके लिए लोग, एनसीपी के लोग काम करते थे, उनको जिताने में मेहनत लेते थे। और उनके जीतने में सबसे बड़ा हाथ अजित पवार का हुआ करता था। अजित पवार उनके लिए जितनी मेहनत करते थे लोकसभा चुनावों में, उतनी कोई नहीं करता था। और अगर ये डिस्प्यूट आगे बढ़ गया और शरद पवार जी ने कुछ कर दिया, मतलब डिफिकल्टी रही, तो ये अजित पवार तो ये देखेंगे कि पार्टी मेरे कब्जे में आ जाएगी, तो उसके बाद सुप्रिया सुळे को इलेक्शन में खड़ा करना है नहीं करना है, ये अजित पवार का डिसीजन होगा। तो शरद पवार पर ये दो, मतलब इट विल बी अ डबल ब्लो टू शरद पवार। एक तो उनकी पार्टी उनके हाथ से निकल जाएगी जो उन्होंने बनाई है, और जिसके लिए वो ये सब कर रहे हैं, अपनी बेटी को पॉलिटिक्स में सेटल करने के लिए, वो नहीं हो पाएगा। तो ये दो तरफा दोहरा वार जब शरद पवार पे होगा, और ये उनके लिए इस उम्र में बहुत क्या कहते हैं उसको, ह्यूमिलिएटिंग बात हो सकती है कि जिंदगी भर जिस आदमी ने अपने टर्म्स पे पॉलिटिक्स की, भले ही वो कैसे भी की हो, लेकिन उम्र के ये पड़ाव में आकर के उनके भतीजे या उनकी पार्टी के बाकी नेता उनसे इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ये उनके लिए सबसे बड़ा ब्लो होगा पॉलिटिकल करियर का। ऐसा तो शायद ही किसी के साथ हुआ होगा। अच्छा, ये बताइए, ये देवेंद्र फडणवीस इस पूरे प्रकरण में एकदम चुप हैं। ये तो माना जाता है कि एक नाथ शिंदे ने जो भी लाइन ली कि नहीं नहीं हम पार्टी नहीं तोड़ रहे हैं, नहीं हम बगावत नहीं कर रहे हैं, नहीं हम असली पार्टी तो हम ही हैं, हम तो शिवसेना को मजबूत करेंगे, उसके पीछे एक तो दिल्ली में बैठे हुए चाणक्य हैं अमित शाह, उनकी सलाहें रही, दूसरे देवेंद्र फडणवीस रहे जिनकी सलाह पर वो चलते रहे, और अल्टीमेटली उसमें उनको कामयाबी मिली, चुनाव आयोग में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। अजित पवार मतलब एकलव्य की भूमिका में है कि भाई प्रेरणा ले रहे हैं बस पुरानी घटनाओं से, या देवेंद्र फडणवीस यहाँ भी उनके सलाहकार बने हुए हैं? देखिए, इसके ये थोड़ा मैं आपको विस्तार में बताना चाहूंगा। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद परिस्थिति ये थी, पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस ये थे महाराष्ट्र में कि लोगों ने शिवसेना और बीजेपी अलायंस को सत्ता में बिठाने के लिए वोटिंग किया था, और देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए वोटिंग किया था। लेकिन सत्ता के लालच में, सीएम बनने की लालच में उद्धव ठाकरे ने उनके साथ धोखा किया, पीठ में खंजर घोंपा, एनसीपी और कांग्रेस के साथ गए, महाविकास आघाड़ी बनाई और खुद चीफ मिनिस्टर बन गए। दावे ये कर रहे थे कि मैंने बाला साहब को वचन दिया था कि एक शिवसैनिक को मैं चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा, लेकिन खुद बन गए। ये उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ धोखा किया था। उसका बदला 2.5 साल के बाद देवेंद्र फडणवीस ने लिया। उनके नाक के नीचे से उनके 40 विधायक और कुर्सी निकाल के लेके गए, किसी को कानो कान खबर तक नहीं रही। उस पूरे दौरान, वो पूरे
2.5 सालों के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने कभी भी ये बयान नहीं दिया उद्धव ठाकरे पर, या उद्धव ठाकरे की आलोचना नहीं की, या कुछ ऐसा तीखे बयान कुछ दिए नहीं। शांति से अपना काम करते रहे और सही मौका देखकर उन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी। तो देवेंद्र फडणवीस जो है वो बड़े ही सुलझे हुए पॉलिटिशियन है। पिछले कुछ सालों में उनकी पॉलिटिक्स में जो मैच्योरिटी आई है, उनकी जो सोच, जिस तरह से वो सोचने लगे हैं, वो बहुत ही उसमें बदलाव आ गया है। वो एक तरह से अगर देखा जाए तो शांति के साथ, शांति से रह के कुछ बिना कुछ बात किए, बिना कुछ कहे अपना काम निकाल लेते हैं, और लोगों को तब पता चलता है जब सब कुछ हो जाता है। तो इस बार भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चुपचाप इसीलिए बैठे हैं क्योंकि अभी देखिए, वो ये सब मामला एनसीपी का अंदरूनी मामला है वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो। इसमें देवेंद्र फडणवीस को कुछ पूछने का या उनका कुछ जवाबदेही होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरी बात इसमें सबसे बड़ी यह है कि जिस तरह उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस के साथ धोखा किया था, उसी तरह शरद पवार ने भी किया था। आपको याद होगा देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने एक दिन जाके अचानक से शपथ ले ली राजभवन में जाके। पूरे स्टेट के सब लोग चौंक गए थे कि यार ये क्या हो रहा है। जब सुबह सुबह टीवी खोला तो 8, 8:30, 9 बजे के आसपास ये फ्लैश ब्रेकिंग न्यूज आने लग गई कि देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने शपथ ले ली है, और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने हैं, अजित पवार उप मुख्यमंत्री बने, डिप्टी सीएम बने हैं। अब इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन 72-80 घंटों से ज्यादा वो सरकार चली नहीं, जो भी 2 लोगों की सरकार थी। उसकी वजह यह थी कि शरद पवार ने अपने सारे के सारे विधायक वापस बुला लिए थे। अब ये बात तो कोई मान ही नहीं सकता कि जो भी हुआ वो शरद पवार की जानकारी के बाहर हुआ। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने एक टीवी इंटरव्यू में यह भी कहा था कि जो कुछ भी हुआ शरद पवार जी के साथ चर्चा करके, वह सारी बातें तय करके हुआ, और बीजेपी की टॉप लीडरशिप के साथ मीटिंग के बाद वो सब तय हुआ था। इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन्होंने शरद पवार के साथ चर्चा की, किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी, किसको कौन सा कॉर्पोरेशन मिलेगा, मतलब यहां तक कि गार्डियन मिनिस्टर कौन से डिस्ट्रिक्ट का कौन होगा, यहां तक बातें तय हो गई थी। लेकिन ऐन वक्त पर शरद पवार ने पलटी मारी और वो कांग्रेस और शिवसेना के साथ जाके महाविकास आघाड़ी सरकार उन्होंने बनाया। ये देवेंद्र फडणवीस के साथ ये दूसरा धोखा हुआ, एक के बाद एक वाला। तो पहला जो धोखा उन्होंने दिया था, जिन्होंने दिया था उद्धव ठाकरे, उनका तो बदला उन्होंने ले लिया। अब मेरे हिसाब से बारी शरद पवार की है। शरद पवार ने जो धोखा दिया है उसका बदला अभी होगा, उसका हिसाब होगा, और उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। जिस तरह उद्धव ठाकरे के हाथ से पूरी पार्टी चली गई, ऑलमोस्ट सारे के सारे विधायक चले गए, ऑलमोस्ट सारे के सारे सांसद चले गए, अभी जो कुछ भी बचे 2-4 वो कुछ काम के नहीं है। और मेरा अनुमान यह है कि जैसे ही अभी कॉर्पोरेशन इलेक्शंस अनाउंस होंगे, जहां बीएमसी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी इलेक्शंस है, और एक कुल 11 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के इलेक्शंस महाराष्ट्र में पेंडिंग, ओवरड्यू हो गए। तो जैसे ही ये अनाउंसमेंट होगा, मुंबई महानगर पालिका बीएमसी का इलेक्शन अनाउंस होगा, तो जो भी 90-95 सिटिंग कॉर्पोरेटर्स है शिवसेना के, उद्धव ठाकरे गुट के, उसमें से मेजॉरिटी, मेरा अनुमान यह है कि 90% के आसपास सब एकनाथ शिंदे के गुट में चले जाएंगे। फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे के हाथ में कुछ नहीं बचेगा। वैसे भी अभी बचा कुछ नहीं है। वो बदला देवेंद्र फडणवीस ने शांति में शांत रह के लिया, बिना कुछ हंगामा करके, हो अल्लाह नहीं किया, हंगामा नहीं किया, बदला चुपचाप ले लिया। उसी तरह से बदला लिया जाता है। और इस बार भी वही हो रहा है कि अब बारी शरद पवार की है, पूरा हिसाब शरद पवार को देना पड़ेगा। और शायद उन्होंने जो पार्टी खड़ी की है, जो जैसी भी की है पार्टी, जो उन्होंने खड़ी की है, वो उनके हाथ से छीनकर वो बदला पूरा होगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस शांति से बैठे हैं, कुछ बात नहीं कर रहे हैं, और चुपचाप पर्दे के पीछे जो हो रहा है वो पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। दिल्ली के नेता और देवेंद्र फडणवीस ये सब मिलके ये कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आप बहुत अहम बात कह रहे हैं अश्विनी जी।
उद्धव ठाकरे की पार्टी जो मूल पार्टी थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। इसके अलावा अब एनसीपी में भी लगभग वही दोहराया जाने वाला है, जैसा आपने कहा है कि उसको भी शून्य करने पर ये लगे हुए हैं, शरद पवार को सबक सिखाने पर लगे हुए हैं। यहाँ पर चर्चा ये है कि भारतीय जनता पार्टी का प्लान बी काम कर रहा है। प्लान बी ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई अप्रत्याशित फैसला आता है, जिसकी संभावना ना के बराबर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वो काम तो नहीं ही करेगा कि उस पर सवाल खड़े होने शुरू हो जाएं। अगर विधानसभा के भीतर का मामला है, अगर अयोग्यता का मामला है, तो वो स्पीकर ही तय करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करेंगे। लेकिन हम 1% मान के चलते हैं कि यहां से कोई ऐसा कुछ हो जाता है कि जिससे 16 एमएलए अयोग्य घोषित हो जाएं, इंक्लूडिंग एकनाथ शिंदे। तो ऐसी स्थिति में क्या प्लान बी ये हो सकता है कि उतनी ही संख्या के, यानी 40 एमएलए 35 एमएलए ये लेकर के आए, और शिवसेना के भी काफी एमएलए फिर भी इनके पास बचेंगे, तो जो उनकी अभिलाषा है अभी तक पूरी नहीं हो पाई, यानी अजित पवार की एकनाथ शिंदे की तरह उनको घोड़ी पर चढ़ाया जा सकता है क्या? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वर्स्ट के सिनारियो में अगर ये 16 विधायक 16 एमएलए डिस्क्वालीफाई भी कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट, फिर भी सरकार को कोई धोखा नहीं है। देखिए 16 विधायक चले जाए, आज इनके पास 165 के आसपास नंबर है बीजेपी और शिवसेना के पास। 50 एकनाथ शिंदे जो लेके आए हैं, और 106 जो 103 अब 2 विधायकों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई है बीजेपी के, तो फिर भी इनके पास आज 160 163 के आसपास विधायक है, और मेजॉरिटी का फिगर है 145। अगर 16 विधायक मान के चलिए, हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि 16 विधायक डिस्क्वालीफाई हो गए, तो 145 का जो मैजिक फिगर है वो भी 16 और 18 से कम हो जाएगा, क्योंकि 2 विधायकों की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। तो 145 में से 18 कम कर दीजिए, फिर भी इन लोगों के पास मेजॉरिटी है, सरकार तो गिरेगी नहीं। और दूसरी बात यह है कि जब एकनाथ शिंदे को शिवसेना में बगावत करने के लिए उकसाया गया, या बगावत करने के लिए उन्हें मनाया गया, उनको सब सुविधाएं मुहैया कराई गई, लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया गया, तब की सिचुएशन में और आज की सिचुएशन में जमीन आसमान का फर्क है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तब एकनाथ शिंदे सत्ता पक्ष में थे, और सत्ता छोड़ के उन्हें विपक्ष में आना था, और आने के बाद क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी। सत्ता में थे, मंत्री थे, महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स उनके पास थे, ये सब छोड़ के और अपने साथ 40 विधायक लेके, जो विधायक भी सत्ता पक्ष में थे, उनको सत्ता छोड़ के विपक्ष में आने के लिए कुछ तो इंसेंटिव मिलना चाहिए था। तो उन्हें अगर चीफ मिनिस्टर की ऑफर नहीं देते तो उसके नीचे तो मानने वाले नहीं थे, उसके नीचे जो भी था वो तो उनके पास था ऑलरेडी। मतलब ये होता है ना कि आपके पास मान के चलिए 100 रुपए है, और आपको अगर मैं बोल रहा हूं कि आप ये काम करो, मैं आपको 100 रुपए दूंगा, बोले यार मेरे पास तो 100 रुपए ऑलरेडी है, 1000 रुपए दोगे तो बात करते, सोचता हूं। तो इस तरह से उनको चीफ मिनिस्टर बनाने का ऑफर दिया गया, इसलिए वो आ गए। और आज अजित पवार को विपक्ष से सत्ता में आना है, तो जरूरत अजित पवार की है, जरूरत भाजपा की नहीं है। और अगर हम आंकड़े देखें, आंकड़ों का गणित देखें, उस केस में भी बीजेपी को, या बीजेपी शिवसेना जो गवर्नमेंट अभी महाराष्ट्र में है, उसको किसी की जरूरत नहीं है अगर ये 16 विधायक डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं। और ठीक है, अजित पवार अगर बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि अजित पवार की जो राजनीति है वो एक अलग किस्म की राजनीति है, वो मैच्योर्ड पॉलिटिक्स करते हैं,
और अजीत पवार बाकी नेताओं की तरह मतलब क्या खोखली बातें करने में या उठपटांग बातें करने के लिए जाने नहीं जाते। जब भी वो बात करते हैं एकदम मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की तरह बात करते हैं, बिल्कुल इधर उधर की बात नहीं करते, जितना काम है उतनी बात करते हैं। बाकी जो नेता होते हैं जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल संजय राउत, वो सुबह सुबह हर रोज सुबह 9 बजे मीडिया वाले उनके घर के सामने पहुंच जाते हैं बूम लेके, और वो जो दिल में आए वो बोल देते हैं और सब उसको दिन भर चलाते रहते हैं, उसमें कोई मतलब नहीं रहता है। ऐसा अजीत पवार कभी नहीं करते। ऐसा करने वाले एनसीपी में भी बहुत सारे बाकी लोग भी है, लेकिन अजीत पवार की राजनीति जो है वो एक कंस्ट्रक्टिव राजनीति है और एक बैलेंस्ड राजनीति है। उनकी लोगों में पकड़ है, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे उनकी बहुत पकड़ है। उन्होंने लोगों के लिए काम, और मैं आपको एक बात बता दूं, अजीत पवार के जितना काम शायद ही दूसरा कोई आदमी करता होगा। अजीत पवार का दिन शुरू होता है सुबह 6 बजे और उनका पहला अपॉइंटमेंट 7:30 बजे का होता है। 7 बजे अजीत पवार अपने ऑफिस में पहुंच जाते। तो अगर वो बीजेपी के साथ आते हैं, बीजेपी के साथ आने से मेरा मतलब ये नहीं है कि बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। वो जहां भी रहेंगे बीजेपी के साथ रहेंगे, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे तो उसका बीजेपी को लाभ मिलेगा, नुकसान तो होने नहीं वाला। लेकिन ये जो अटकलें लगाई जा रही है, जो नैरेटिव कुछ लोग मीडिया के कुछ लोग सेट कर रहे हैं कि बीजेपी अब एकनाथ शिंदे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उनके साथ के 16 विधायक डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उनको रिजाइन करना पड़ेगा, सरकार गिर जाएगी, फिर उसको बचाने के लिए अजीत पवार को लाया जाएगा, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। इस नैरेटिव में कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना को आज के तारीख में 16 विधायक अगर डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं तो कोई धोखा नहीं है, कोई बाहर के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, अपने दम पे वो सरकार टिकेगी और बचा हुआ जो भी उनका टेन्योर है वो पूरा करेगी। तो अजीत पवार साथ में आते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा, ये मैं मानता हूं। अच्छा, कई घटनाएं ऐसी घटी हैं, अजीत पवार ने इधर प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर के जो आम आदमी पार्टी ने एक डर्टी पॉलिटिक्स शुरू की, उसकी हाँ में हाँ उद्धव ठाकरे मिलाते हुए दिखाई दिए। और अजीत पवार ने कहा कि नरेंद्र मोदी 2014 और 2019 में डिग्री दिखा करके थोड़ा बहुमत प्राप्त किए हैं, उनका अपना व्यक्तित्व है और लोग उनको पसंद करते हैं, वो लोकप्रिय नेता हैं इसलिए। और अदानी के मामले में आज अदानी ने मुलाकात भी की है शरद पवार से जाकर के, वो करीब 2 घंटे मुलाकात चली है। जिस तरीके से अडानी वाले मसले पर शरद पवार का बयान राहुल गांधी की मुहिम को की हवा निकालने वाला रहा है, और इससे पहले के अगर घटनाक्रम याद करें तो आपके शहर से मुंबई और मुंबई से वापस नागपुर आने जाने के लिए स्टेट प्लेन दिया गया था अजीत पवार को। और इधर भी अगर देखें तो अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच में काफी मतलब तालमेल दिखाई दे रहा है। ये सारे घटनाक्रम क्या शो करते हैं? मतलब जो अदानी वाला बयान है शरद पवार का, उसमें और अजीत पवार के जो प्रधानमंत्री के प्रो बयान दिए गए हैं उनमें कोई साम्यता है, तारतम्य है, या अलग अलग मामलों पर दोनों नेताओं की राय अपनी है? अब उसका क्या इम्पैक्ट एमवी पर पड़ेगा, क्या यूपीए पर पड़ेगा, वो बाद की बात है। देखिए, जैसा मैंने अभी कहा कि अजीत पवार एकदम मैच्योर्ड पॉलिटिक्स करते हैं, मीडिया से जब भी बात करते हैं टू द पॉइंट बात करते हैं, लॉजिकल बात करते हैं, बोलना है जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेक। उद्धव ठाकरे और संजय राउत और एनसीपी के जो अमोल मिटकरी जैसे जो लोग हैं वो जो उठपटांग बातें करते रहते हैं, वैसा अजीत पवार नहीं करते। अब उन्होंने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी की डिग्री इतनी मायने नहीं रखती जितना उनका काम मायने रखता है, ये बात सही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, महाराष्ट्र के एक चीफ मिनिस्टर थे वसंत दादा पाटिल, वो भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो भी ग्रेजुएट नहीं थे, लेकिन उन्होंने स्टेट चलाया, चीफ मिनिस्टर थे। उनके ग्रेजुएट ना होने की वजह से स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, स्टेट का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अरविंद केजरीवाल ने ये जो डिग्री का मामला निकाला है वो क्यों निकाला है ये तो हम लोग सब जानते हैं। अब दिल्ली में जो एक्साइज पॉलिसी में घोटाला किया है आम आदमी पार्टी ने,
उसके कनेक्शन में मनीष सिसोदिया पहले से जेल में है। सीबीआई अरविंद केजरीवाल को क्वेश्चनिंग के लिए बुला चुकी है और ये होने ही वाला था। ये जिस दिन मनीष सिसोदिया पे सीबीआई की रेड हुई उसी दिन ये तय हो गया था कि अगला कदम अरविंद केजरीवाल की तरफ बढ़ेगा सीबीआई का। वो हो रहा है। अब अरविंद केजरीवाल जिस तरह की राजनीति करते हैं उसमें ये प्रेडिक्टेबल था कि वो कुछ ना कुछ निकाल के अपने लिए सिंपैथी क्रिएट करे या फिर उसके इसमें उन्होंने ये निकाल लिया नरेंद्र मोदी की डिग्री का मामला। जो चीज पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है उसके लिए एक तो आरटीआई करने की जरूरत नहीं थी, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं थी। आप पब्लिक डोमेन में जो चीज अवेलेबल है वो एक्सेस कर सकते हैं। उसमें अजित पवार को जब ये पूछा गया कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसको कैसा देखते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए, किसी नरेंद्र मोदी की डिग्री से क्या है, नरेंद्र मोदी ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है या बिल्कुल अंगूठा छाप है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो देश कैसे चला रहे हैं, वो सरकार कैसे चला रहे हैं, वो निर्णय क्या ले रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है। और उनके लीडरशिप में 2014 से लेके तो अब तक देश की तरक्की हुई है। ये हम लोग नहीं बोल रहे, ये तो पूरी दुनिया बोल रही है। मतलब अमेरिका के सीनेटर्स, अमेरिका के मिनिस्टर्स आके नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। अभी अडानी के मामले में वो हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बाद इतना हंगामा हुआ, फिर भी इजराइल ने उनके साथ इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया, हाइफा पोर्ट उनके हवाले कर दिया। इजराइल जब उनके बिजनेस काम करने के तरीके पे भरोसा कर रहा है पूरी दुनिया, और हिडेनबर्ग का जो था वो क्या था ये सब हम जानते हैं, वो किस मोटिव से किया गया था वो भी हम जानते हैं। तो अजित पवार ने जो किया है वो एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन का उदाहरण उन्होंने दिया है। मैच्योर पॉलिटिक्स कैसे क्या होना चाहिए ये उन्होंने बोला है, बिकॉज ही मीन्स बिजनेस। वो कुछ गलत सलत करना, मतलब इधर उधर की बातें नहीं करते। मेरे को पॉलिटिक्स में, मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन में ये करना है, मैं जब मंत्री था तब मैं ये करता था, अब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूं तो मेरा काम जो है वो मैं इस तरह कर दो। तो और दूसरा, जैसा अडानी के बारे में शरद पवार ने जो उस दिन एनडीटीवी के इंटरव्यू में कहा, देखिए शरद पवार जी का जो इंडस्ट्रियलिस्ट और उद्योगपतियों के बारे में जो ओपिनियन है ये नया नहीं है, उन्होंने पहली बार कुछ कहा नहीं, शुरू से उनका ओपिनियन यही रहा है। मुझे याद है बहुत साल पहले जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने महाराष्ट्र के एक फिल्म डायरेक्टर है जब्बार पटेल, उनको एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में शरद पवार ने यह कहा था कि भाई बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है, बिजनेस करने का काम बिजनेसमैन पे छोड़ दो, आप एडमिनिस्ट्रेशन चलाओ। अगर सरकार बिजनेस करेगी तो नुकसान ही नुकसान होगा। ये उनकी सोच शुरू से रही है, पहली बार नहीं है कुछ। और उन्होंने जो अडानी के बारे में जो कहा वो आज पहली बार नहीं, उनकी जो जीवनी है, मराठी में उनकी जीवनी छपी है, लोक माझे सांगाती, मतलब लोग मेरे साथ चलते हैं या लोग मेरे साथी है, उसमें उन्होंने अडानी पर एक पूरा पेज लिखा हुआ है। उसमें तब उस वक्त अडानी जब जिस समय की बात शरद पवार उस किताब में अपनी जीवनी में करते हैं, उस समय अडानी बहुत यंग थे, नए नए उन्होंने अपना उद्योग शुरू किया था, अपना बिजनेस शुरू किया था, पावर सेक्टर में नए नए आए थे। उस जमाने में उन्होंने जो किया गौतम अडानी ने, उसकी तारीफ की है शरद पवार ने, वो डॉक्यूमेंटेड है उनकी बायोग्राफी में। तो उसके बारे में, मतलब अडानी के बारे में आज शरद पवार कुछ नया बोल रहे हैं, पहले तो उल्टा बोलते थे, अब उनकी राय बदल गई है, अब पता नहीं क्यों बदल गई है या कुछ हो गया, ऐसा नहीं है, शुरू से उनकी राय वही है। और जैसा मैंने कहा अजित पवार का भी पूरा जो सोचने का तरीका है, बात करने का तरीका है, वो मैच्योर्ड है। वो छोटी छोटी बातों पे ज्यादा समय बर्बाद करने वाले लोगों में से नहीं है, और जिस चीज को जितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए उतना इंपॉर्टेंस वो देते हैं, उससे ज्यादा देते नहीं, उससे कम भी नहीं देते। तो इसमें ऐसा है कि जब ये सब घटनाएं घट रही है तो इसमें हम लोग थोड़ा अगर रीडिंग बिटवीन द लाइंस करें तो इसमें हम अजित पवार ने जो कहा है उसमें थोड़ा उसमें पॉलिटिकल गेन का भी विचार उन्होंने किया होगा, ये कह सकते हैं, जो घटनाएं अभी घट रही है। और शरद पवार का तो मैंने बताया कि वो शुरू से इंडस्ट्रियलिस्ट के फेवर में रहे हैं, तो उसमें कोई नई बात नहीं है कि उन्होंने गौतम अडानी की तारीफ की या उनके खिलाफ जेपीसी की जरूरत नहीं है ऐसा उन्होंने बोला, इसमें कोई नई बात नहीं है।
अच्छा ये बताइए, एनसीपी में जो कुछ चल रहा है, इनका सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, ये कब तक बैठ जाएगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से ये इसमें ऐसा हम लोग ये तो डेडलाइन तो नहीं दे सकते कि 8 दिन में हो जाएगा या 10 दिन में हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के मामले में, उसके बाद तुरंत ये सब हो जाएगा। अभी तो एक नैरेटिव ये भी चल रहा है कि अभी 24 तारीख को अक्षय तृतीया है, अच्छा दिन है, एक पवित्र दिन होता है अक्षय तृतीया, 22 तारीख को। तो उसमें उस दिन अजित पवार कुछ निर्णय ले, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन लोग अच्छे काम करते हैं, नए काम की शुरुआत करते हैं या कोई नई खरीदारी करते हैं, गाड़ी या घर या जो भी है। तो एक अच्छा दिन है और 22 तारीख को अजित पवार कुछ निर्णय ले। एक बात ये भी चल रही है मीडिया में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा अजित पवार कोई कदम उठाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद तुरंत ये सब हो जाएगा। एक चर्चा ये भी चल रही है कि चाहे बीएमसी के हों, विधानसभा के हों, लोकसभा के हों, ये तीनों चुनाव एक साथ भी हो सकते हैं, यानी लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा और बीएमसी के भी चुनाव कराए जा सकते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता बीएमसी के चुनाव लोकसभा और विधानसभा के साथ नहीं होंगे, क्योंकि बीएमसी का पूरा जो कैलकुलेशन है वो पूरी तरह से अलग है। विधानसभा और लोकसभा का एक साथ हो जाएगा चाहे तो, लेकिन बीएमसी का चुनाव तो इन दोनों के साथ नहीं होगा, वो अलग से ही होगा, क्योंकि वहां के इक्वेशंस अलग है। अभी अभी जो वार्ड्स का डिलिमिटेशन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था, उद्धव ठाकरे सरकार ने जो लिया था, उसको इस सरकार ने पलट दिया था, उसको भी कोर्ट में अपील हो गया है। वो कोर्ट ने उसको मान लिया है कि इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। तो उसका निर्णय भी शिवसेना और भाजपा के फेवर में, शिवसेना मत, जब मैं शिवसेना कहता हूं तो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली नहीं। तो शिवसेना और भाजपा के फेवर में आया है मुंबई के वार्ड्स का डिलिमिटेशन का वर्डिक्ट। तो इसका फायदा उठाने के लिए, इन सब चीजों का फायदा उठाने के लिए उसके बीएमसी के चुनाव अलग से होंगे और विधानसभा और लोकसभा शायद एक साथ हो, लेकिन मुझे भी नहीं लगता कि एक साथ होंगे। क्योंकि क्या है, देखिए पिछले 2.5 साल, जब जितने साल महाविकास आघाड़ी की सरकार थी महाराष्ट्र में, उन 2.5 सालों में पूरे स्टेट में एक भी नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ, पूरा काम रुका पड़ा था। मेट्रो का काम हो या रास्ते बनाने का काम हो या जो भी दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम हो, कुछ नहीं हो रहा था। पिछले 9-10 महीनों में, जब से शिवसेना भाजपा की सरकार सत्ता में आई है, तब से इन्होंने पूरे काम जो है, प्रोजेक्ट्स जो है, उनको स्पीड अप किया है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जहां मैं रहता हूं ठाणा में, वहां मेरे घर के पास मेट्रो का लाइन जा रहा है। मेरे घर के पास से 500 मीटर दूरी से मेरे घर से मेट्रो का लाइन जा रहा है। 2.5 साल तक वहां एक पत्थर भी नहीं लगाया गया था, रास्ता बंद करके रखा हुआ है, पूरा हाईवे है, ट्रैफिक जाम होता है, हजारों लाखों गाड़ियां रोज उस रास्ते से जाती है। वो मुंबई ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को कनेक्ट करने वाला, जेएनपीटी से नॉर्थ इंडिया जाने वाली सारी की सारी बड़ी हेवी व्हीकल्स यही रास्ते से जाती है। उसको आधा रास्ता बैरिकेडिंग करके रखा मेट्रो के काम के लिए, कुछ हुआ नहीं 2.5 साल। पिछले 9 महीनों में इतना तेजी से काम हो गया है कि मेरे घर के पास स्टेशन तक बन गया है। तो ये सब जो काम है, ये इनको पूरे करने हैं। और स्टेट इलेक्शन में जब ये वोट मांगने जाएंगे, विधानसभा चुनाव में जब ये वोट मांगने जाएंगे, तब इनको दिखाने के लिए तो कुछ चाहिए कि भाई हमने ये काम किया, या पहले ये था अब यहां तक आ गया। मेट्रो का काम है, जैसे फिर कोस्टल रोड है, उसका भी काम रुका पड़ा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में 6 महीने का जो अंतर है, वो 6 महीने ये सरकार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 महीने में इनका काम आगे भी बढ़ेगा और 6 महीने बाद अगर ये चुनाव में जाते हैं, वोट मांगने जाते हैं, तो दिखाने के लिए इनके पास सब्सटेंशियल कुछ होगा कि हमने ये 4 चीजें की, जो बोली थी ये 4 चीजें हमने कर दी है, दोबारा हमें चुन के दीजिए, ये इसी रफ्तार से ये काम चलता रहेगा वगैरह। लेकिन अगर 6 महीने पहले चले जाएंगे तो हो सकता है कि इनका काम थोड़ा कम हुआ हो। तो उसका एडवांटेज लेने के लिए ये विधानसभा अपने शेड्यूल के हिसाब से होगी। लोकसभा में तो खैर पूरा इक्वेशन ही अलग होता है। लोकसभा में लोकसभा चुनाव में आपके शहर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये ज्यादा मायने नहीं रखता। तो
मुझे नहीं लगता कि ये तीनों चुनाव एक साथ होंगे। जहां तक मैं मानता हूं, मैं तो ये मानता हूं कि तीनों चुनाव अलग अलग अपने अपने समय पे होंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है अश्विन जी। चलते चलते एक सवाल का और जवाब दीजिए, ये उद्धव ठाकरे का क्या होगा? उद्धव ठाकरे का क्या होगा? ये सवाल ऐसा है कि अब देखिए, जिस आदमी को जो भी मिला वो अपने पिता की तरफ से मिला, बिना कोई मेहनत किए मिला, बिना कोई कष्ट किए मिला, बैठे बिठाए सब झोली में आके गिर गया। वो आदमी ये सब संभाल नहीं पाया। उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो बिहेवियर है, उसके वजह से उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। तो उद्धव ठाकरे का अब ये होगा कि उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। उनके पार्टी जो भी उनका गुट रहेगा या जो भी पार्टी है, उनको अब ये सिचुएशन में वो आके खड़े हो गए हैं कि उनके पास ना पार्टी है, ना पार्टी का नाम है, ना पार्टी का सिंबल है। उनको अभी पूरा जीरो से स्टार्ट करना है। तो मुझे नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे में इतनी क्षमता है, इतनी कैपेसिटी है कि खुद के दम पे कोई एक पार्टी खड़ी करे और उसको इतनी ऊंचाई पर ले जाए जितनी बाळासाहेब ठाकरे ले गए थे शिवसेना को। तो उद्धव ठाकरे का अब ये होगा कि उन्होंने जितना कमाना था, जितना करना था कर लिया, इसके बाद कुछ नहीं होगा। अब उनकी राजनीति खत्म, उनको किसी ना किसी के साथ सहारे से ही अभी आगे जाना पड़ेगा, या वो कांग्रेस हो या एनसीपी हो। अभी पिछले 2-3 दिन पहले कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल मुंबई आए थे, मातोश्री में जाके उद्धव ठाकरे से मिले। अब बात तो ये उड़ाई गई थी, संजय राउत ने ये बात ये उड़ाई थी कि राहुल जी आने वाले हैं, राहुल जी मातोश्री पे आएंगे, वो मिलेंगे उद्धव ठाकरे से। क्योंकि सावरकर, वीर सावरकर पर जो आलोचना राहुल गांधी करते हैं, उसकी वजह से उद्धव जी परेशान है, तकलीफ में, उनको बहुत गुस्सा आया है। मालेगांव की जनसभा में उन्होंने दो खरी खोटी सुना दी राहुल गांधी को। अब वो डर गए हैं, अब वो आके मिलेंगे मातोश्री में और उद्धव साहब को मनाने की कोशिश करेंगे। वो तो आया नहीं, आया कौन? केसी वेणुगोपाल। अब केसी वेणुगोपाल की दिल्ली के पॉलिटिकल सर्कल्स में क्या वैल्यू है, कितना इंपॉर्टेंस है, मेरे से बेहतर आप जानते हैं। अब वो आके भी क्या बोले, आके भी उन्होंने सावरकर के बारे में एक शब्द नहीं कहा। पूरे 1.5 घंटा जो बैठक मीटिंग हुई उसमें, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी उन्होंने यही कहा कि देश में हिटलरशाही चल रही है, हुकूम मतलब क्या ये फांसीवाद चल रहा है, फंडामेंटलिस्ट है, विपक्ष पे कार्रवाई हो रही है, बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। वीर सावरकर का नाम एक बार भी नहीं लिया किसी ने, ना किसी वेणुगोपाल ने, ना उद्धव ठाकरे ने। और जब शुरू में ही अनाउंसमेंट ये हो गई थी कि नो क्वेश्चन आंसर्स, हम लोग जो बोलेंगे वो सुनो और निकलो। फिर भी उठते उठते एक पत्रकार ने उनसे पूछ ही लिया कि भाई राहुल जी आने वाले थे, उसका क्या हुआ? केसी वेणुगोपाल ने उनको ये जवाब दिया कि पहले उद्धव जी दिल्ली आएंगे, सोनिया मैडम से मिलेंगे, फिर उसके बाद राहुल जी मुंबई आएंगे। मतलब क्या है, आप पहले आओ, हमारे सामने सर झुकाओ, फिर हम आए सोचेंगे आपके यहाँ आना है कि नहीं आना है। तो ये वैल्यू है आज उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स में। और ऐसे सिचुएशन में उन्हें एक ही उनके पास ऑप्शन है कि जिस जैसे तैसे जैसे भी हो सके कांग्रेस का दामन पकड़ के खड़े रहो। अगर आगे बढ़ना है, जो भी मिलना है ले लो, कांग्रेस के साथ दामन पकड़ के बैठे रहो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अब एनसीपी भी अगर अजित पवार के कब्जे में चली गई तो वो इनको कितनी मदद करेंगे मैं नहीं जानता। तो इनके पास अब एक ही ऑप्शन बचा है कि किसी भी हालत में कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ना है, वरना तो ये पूरा इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो जाएगा। कल चमन था, आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। जब शरद पवार और उद्धव ठाकरे पीछे मुड़ करके देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे? नवाब मलिक अंदर, अनिल देशमुख अंदर, सचिन वाजे अंदर, परमवीर पता नहीं आजकल कहाँ है। जितने इन्होंने पाप किए सत्ता में रहते हुए, उसमें पाया कम खोया ज्यादा, या खोया कम पाया ज्यादा?
इन्होंने जितना पाया था वो सब खो दिया। पाया तो बहुत था, ऐसा नहीं था कि इनके पास कुछ नहीं थी, किसी चीज की कमी थी, लेकिन जो पाया था वो सब खो दिया। हमारे मराठी में एक कहावत है, दैव देतं आणि कर्म नेतं। मतलब क्या है, किस्मत से मिलता है और आप अपने कर्म ऐसे करते हो कि वो सब गवा के बैठते हो आप। यही उद्धव ठाकरे के साथ हुआ है। किस्मत से सब कुछ मिला था, पार्टी मिली थी, इतने अच्छे डेडिकेटेड लोग मिले थे पार्टी के लिए, बाबा साहेब के लिए जान देने वाले तक लोग मिले थे, लेकिन इनसे संभाला नहीं गया क्योंकि इन्होंने इसके लिए कुछ किया नहीं। ये जो शिवसेना, मतलब बाला साहेब ठाकरे ने जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के हवाले की थी, उसको खड़ी करने में या उसको बढ़ाने में उद्धव ठाकरे का कंट्रीब्यूशन 0 है, और आदित्य ठाकरे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उनको बहुत पाया इन्होंने बहुत, लेकिन इनके कर्म ऐसे थे कि सब कुछ गंवा दिया, सब कुछ खो दिया। ये सिचुएशन है इनकी। और जहां तक शरद पवार की बात है, तो उन्होंने अपना जो कुछ भी पाया था वो पुत्री प्रेम के, मतलब पुत्र प्रेम जो होता है अपना बच्चों के लिए जो प्यार होता है कि नहीं यार, भले ही वो उसमें क्षमता हो ना हो, इसी को मुझे आगे बढ़ाना है, उस विचार की वजह से उन्होंने, उनको वो जो मिला था, जो उन्होंने जो हासिल किया था, उनको पाया, मतलब उनको कुछ मिला नहीं था बैठे बिठाए, उन्होंने जो खुद खड़ा किया था सब कुछ, उन्होंने जो हासिल किया था, जो पाया किए तो वो भी वो गंवा बैठे। ये दोनों की सिचुएशन आज ऐसी है कि दोनों के पास आज कुछ भी नहीं बचा है। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विन जी, इतना समय निकालने के लिए ओशियन नेटवर्क के लिए, और कई मुद्दों पर बहुत गहनता से विचार व्यक्त करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।